हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूटेट पेपर 2 2020 के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि मैथ सेक्शन से हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और ये वीडियोस आप कोई भी एग्जाम दो टेट का, उसमें आपको हेल्पफुल होंगी ही होंगी। ठीक है, शेयर ज़रूर कर दिया करो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, अ सम ऑफ ₹1710 इज डिवाइडेड इंटू ABC such that 4 times of A and 6 times of B and 9 times of C are equal. The difference between amount of A and C, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद पढ़ना। ठीक है, इसने कहा है कि हमारे पास 1710 रुपीज़ थे टोटल। ठीक है, इतने रुपीज़ हमारे पास है। उसने क्या किया, ABC इन तीन बंदों को इतने रुपए बांट दी। हमें नहीं पता कितने किसको दिए हैं। ठीक है, तो उसने कहा है A का 4 गुना, B के 6 गुने और C के 9 गुने के बराबर है। इसका मतलब क्या है, उसने कहा है कि 4 टाइम्स ऑफ A मतलब A का 4 गुना, 6 टाइम्स ऑफ B मतलब B के 6 गुने, 9 टाइम्स ऑफ C यानी कि 9 के C गुने के बराबर है। A का 4 गुना कर दोगे तो A को जितनी वैल्यू मिली है उसको हमने A मान लिया, B को जितनी वैल्यू मिली है उसको हमने B मान लिया, C को जितना रुपया C को मिला है वो उसको हमने C मान लिया। अगर A का 4 गुना करते हैं, B का 6 गुना करते हैं, C का 9 गुना करते हैं तो तीनों के पास जो वैल्यू हो जाती है वो बराबर आ जाती है। ठीक है, अगर A को A रुपया दे दिया है तो 4 गुना करोगे तो B के 6 गुने के रुपये के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें देखो जब भी हमें रेशो चाहिए ना तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू है, तो A के नीचे B के नीचे C के नीचे कुछ वैल्यू हमें चाहिए होगी यहाँ पर। अब इसमें तो साथ में वैल्यू दे रखी है, अगर हमें वैल्यू साथ में दे रखी है तो क्या करो, 4, 6 और 9 इन तीनों का एलसीएम ले लो। अगर आप 4, 6 और 9 का एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, या फिर अगर आपको टेबल्स याद है तो आप देख सकते हो कि 36 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। तो हमें एक ऐसा ही नंबर ढूंढना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, हमें पता है, देखने से पता चल जाएगा कि 4, 9, 6 तीनों से 36 जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 36 से तीनों को भाग कर देंगे। जैसे ही हम 36 से तीनों को भाग करते हैं तो 4 से 36 जाएगा, कितना बचेगा, नीचे 9, 6 से 36 जाएगा तो B के नीचे कितना बचेगा, 6, 9 से 36 जाएगा तो C के नीचे बचेगा 4। तो A की वैल्यू आप 9 मान लो, B की 6 मान लो, C की 4 मान लो। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 9, 6, 15, 6, 4, 10, 9, 19। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई है, 19। मतलब A को अगर 9 रुपया मिला था, B को 6 रुपया मिला था, C को 4 रुपया मिला था, तो टोटल तीनों को मिला करके 19 रुपये मिले थे। हमारे हिसाब से 19 रुपये थे टोटल। और क्वेश्चन ने कहा है कि उसने तो 1710 रुपये बांटे थे। ठीक है, हमारे हिसाब से तो 19 रुपये बटे थे, उसके हिसाब से इतने बटे थे, तो 19 की वैल्यू इतनी हो गई। तो एक पॉइंट की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 19 नमा 171 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब उसने पूछा हमसे डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ A एंड C, A और C के बीच में कितना अंतर आता है, A और C की राशियों के बीच में कितना अंतर। अब यहाँ से देखो, अगर A को 9 रुपये मिल रहे थे तो C को 4 मिल रहे थे, तो अंतर कितने का आ रहा था, 9 और 4 में। 9 और 4 में जो अंतर आ रहा था वो आपका 5 रुपये का आ रहा था। और एक पॉइंट की वैल्यू 90 है तो 5 पॉइंट की वैल्यू आप निकाल लो, कितनी हो जाएगी, 5 × 9। भाई एक पॉइंट की वैल्यू इतनी है, 9 की तो और भी ज़्यादा, 5 की तो और भी ज़्यादा होगी, तो 5 से हम क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, 5 9 जा 45, तो हमारे पास इतना रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा अगर आपने A को A रुपये दिए हैं तो उसका 4 गुना करोगे तो B को आपने B रुपये अगर दिए हैं तो उसका 6 गुने के बराबर होगा। C को अगर आपने C रुपये दिए हैं तो उसके 9 गुने के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर भी ज़रूर कर दिया करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 55, n नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं आपकी 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर होते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 55। इसने कहा है शुरू के या फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका 55 है। तो शुरू के जो होता है ये आप याद रखना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट कह दो या फिर n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है आपका nn+1/2। अगर आप 1, 2, 3 इनका सम निकालना चाहते हो तो आपने शुरू के 3 नंबर लिए हैं। अगर आपने शुरू के 3 नंबर लिए हैं तो n की वैल्यू आप 3 रखो, 3 × 3 + 1/2 यानी 3 × 4/2, 2 से कट जाएगा 2, 3 2 जा 6, तो आपका इनका सम देख लो आप 6 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। शुरू की जितनी भी आप प्राकृतिक संख्याएं लोगे
उसका सम अगर आपको निकालना होता है, उसका योग अगर आपको निकालना होता है तो n की वैल्यू वो रख दी जाती है। इसने कहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 है। हमें नहीं पता कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमने क्या कहा, हमने मान लिया n नेचुरल नंबर्स है, जो किसी ने कह ही रखा है n नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसकी जो वैल्यू है इसने 55 दे रखी है, तो इसने पूछा n की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप ऑप्शन से आराम से उठा सकते हो। अगर आप 8 रखते हो यहाँ पर, n की वैल्यू 8 रखोगे तो ये आएगा 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, तो 55 नहीं आ रहा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। उसके बाद आप 9 वैल्यू रखो, 9 इंटू 9 प्लस 1 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, 55 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। 10 रख के देखो, 10 इंटू 11 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 11 55, यानी इसका आंसर हमारा 10 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर आप 10 लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इन नंबर्स को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका जो सम आएगा वो हमेशा 55 आएगा। तो शुरू के नेचुरल नंबर्स का सम होता है ये, ठीक है। इसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि शुरू के n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब वर्ग करने पर संख्याओं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका वर्ग करो, उसके बाद अगर आप उन्हें जोड़ते हो तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी ये आती है nn + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो n की वैल्यू मान लो आपने 3 रखा है, तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू 3 इंटू 4 इंटू 3 2 जा 6 + 1 7/6, n की जगह पे 3 रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आएगा 7 2 जा 14। n की वैल्यू 3 ली है, इसका मतलब 1 2 और 3 के स्क्वायर्स को ही ऐड करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2 4, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3 यानी 9, 9 10 4 14, वही यहाँ से आ रहा था, ठीक है। इसी तरीके से आप, अगर आपसे कहा जाए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और n क्यूब, इनका अगर आपसे सम पूछा जाए, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का घन करना है या फिर उनका क्यूब करना है, फिर उनका सम या फिर योग अगर निकालना है, तो वो होता है आपका n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बता दिए हैं इस क्वेश्चन से, ये तीनों आपको याद रखने, ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है एवरेज ऑफ 5 सक्सेसिव इवन नंबर्स। इवन नंबर्स या सम संख्याओं का मतलब होता है जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि एवरेज ऑफ 5 सक्सेसिव इवन नंबर्स, सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक। अगर पहला नंबर 2 है तो इससे अगला नंबर 4 होगा जो कि इवन नंबर होगा, ठीक है। 2 का सक्सेसिव इवन नंबर 4 हो गया, 4 का सक्सेसिव इवन नंबर 6 हो गया, 6 का सक्सेसिव इवन नंबर 8 हो गया, ठीक है। 5 क्रमिक सम संख्याएं, 5 क्रमिक सम, 8 का 10, तो हमने ये 5 जो संख्याएं ली हैं वो क्रमिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं या फिर 5 सक्सेसिव इवन नंबर्स। सक्सेसिव मतलब उससे नेक्स्ट पे कौन सा आता रहेगा, 2 के बाद 4 है, 4 से अगला इवन नंबर ये है, इससे अगली सम संख्या ये है, इससे अगली सम संख्या ये है। अब हमें नहीं पता कि वो जो पांचों के पांचों नंबर्स हैं ABCDE, ये 5 नंबर्स हैं, हमें नहीं पता कि ये किससे शुरू हुए हैं, ठीक है। हमें नहीं पता किससे शुरू हुए, मैंने तो मान लिया कि 2 से स्टार्ट हुए। ये एक एग्जांपल देने के लिए बताया कि 5 क्रमिक संख्याओं या फिर 5 सक्सेसिव इवन नंबर्स का मतलब क्या है। हमें उसने कहा कि जो 5 क्रमिक संख्याएं हैं वो ABCDE है, ठीक है। तो जब अगर हमने 2 4 6 8 10 माना था, तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो इसमें से 2 कम करूँगी तो ये आएगा, इसमें से और 2 कम करूँगी तो ये आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 2 जोड़ूंगी तो ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ूंगी तो ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ा तो ये आ गया, ठीक है। तो हमें नहीं पता ना फिक्स नंबर कौन से हैं, तो इसलिए हमने जो बीच वाला नंबर था उसको हमने x मान लिया, तो ये हमारा x हो गया, तो इससे पहले वाला x - 2 हो जाएगा, इससे पहले वाला x - 4 हो जाएगा, इसके बाद x + 2 होगा, इसके बाद x + 4 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएंगे हमारे 5 क्रमिक संख्याएं हो जाएंगी या फिर 5 सक्सेसिव इवन नंबर्स हो जाएंगे। अब उसने कहा है कि इनका जो औसत है, अब किन्हीं भी नंबर्स का जब आप औसत निकालते हो, देखो जैसे 2 4 6 8 10 ही थे, इनका अगर आप औसत निकालोगे तो जो सबसे बीच में पड़ेगा वही नंबर इनका औसत आएगा, ठीक है। क्या होगा, जो बीच में होगा वही नंबर इनका औसत आता है अगर इस टाइप से संख्याएं ली जाती हैं, क्योंकि ये 5 है, 5 का औसत में क्या होगा, अगर ये हमारी विषम संख्या, मतलब कहने का ये है कि ये कितनी है टोटल 5, अगर ये 5 है या 7 है या फिर 9 है या फिर 11 है, अगर इस तरीके से आपको नंबर्स मिलते हैं, जो सबसे बीच का नंबर होगा वही आपका एवरेज या औसत हो जाएगा, क्योंकि इन सब में डिफरेंस जो है बराबर का है, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, तो ऐसी कंडीशन में जो बीच का नंबर होता है वही हमारा औसत हो जाएगा। तो इन सब का औसत क्या होगा, x, और हमारे हिसाब से औसत क्या होता है कि सब नंबर्स को जोड़ो, इन सबको आप जोड़ो, कितना आएगा, जैसे आप इनको जोड़ोगे x - 4
यहीं पे ऐड कर देते हैं, प्लस 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 प्लस, इन सबको ऐड करना है। कितने नंबर्स थे? 5, 5 से डिवाइड करो, किसके बराबर आएगा? वापस x के बराबर आएगा, क्योंकि इन पांचों नंबर्स का ABCDE का जो औसत आएगा वो बीच वाला नंबर ही आएगा, जो कि c है, जो कि हमने x माना था। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो क्वेश्चन में गिवन है कि औसत आपका 106 आएगा, क्वेश्चन में गिवन क्या है? औसत आपका 106 आएगा। ठीक है, या फिर ये सब भी मत करो, सीधी सीधी बात ये है, हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें क्योंकि पता है, देखो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर इस इवन नंबर्स हैं, डिफरेंस सेम होता है और ये 5 है जैसे कि, तो 2 इधर हटा दो, 2 इधर हटा दो, बीच वाली जो वैल्यू बचेगी वही हमारी औसत हो जाएगी। तो औसत यानी x की वैल्यू 106, औसत यानी x की वैल्यू 6 हो गई। उसने कहा है b और d का गुणनफल क्या होगा, b और d का, तो 106 ये है, 2 कम कर दो, 104 b की वैल्यू हो जाएगी, 2 जोड़ दो इसके अंदर तो 108, 108 जो हो जाएगी वो d की वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई पूछी है, 104 इंटू 108, 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32। तो लास्ट का जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा, और इन सारे ऑप्शन में सबसे लास्ट में 2 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, तो इसका जब आप पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लोगे लास्ट में सिर्फ आपको 2 मिलेगा, वो इस आंसर में मिल रहा है, लास्ट में सिर्फ 2 इसी में ही है, तो आंसर हमारा यही होगा, और ऑप्शन में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी और में भी 2 होता तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाता। ठीक है, वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम, एक रूम है, एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है। तो लंबाई जो दी है वो 5 मीटर, चौड़ाई दी है 4 मीटर, ऊंचाई दी है 3 मीटर। तो उसकी लेंथ हमें दी गई है 5 मीटर, ब्रेड्थ उसकी दी गई है 4 मीटर, हाइट उसकी दी गई है 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद कहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो कॉन्सेप्ट आराम से समझ लेना, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ये अगर हमारा जो फर्श है, ठीक है, हम क्या करते हैं एरिया निकालने के लिए, हमारा वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, चाहे तो ये याद रखो, या फिर बेसिकली जो एरिया निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, अगर ये हमारा फर्श है ना, मान के चलो ये हमारा फर्श है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लेंथ है ये हमें पता चल जानी चाहिए। अगर ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है, तो इस पूरी लंबाई को हम क्या कह सकते हैं, फिर ये पूरी लंबाई हमारी 2l प्लस 2b हो जाएगी, या फिर 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगी। मतलब जो हमारा फर्श है उसका हमें पूरा का पूरा पेरीमीटर कहो इसे, या तो ये पेरीमीटर होता है या फिर इसे हिंदी में परिमाप कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं परिमाप, इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरीमीटर। तो जो फर्श की 4 साइड्स होंगी उनका सम कर देना, उनका सम करोगे ये आएगा। इसको जो इस फर्श की जो ऊंचाई होगी, फर्श के ऊपर जो दीवारें होंगी, जैसे इस फर्श के ऊपर एक दीवार हमने ये बना दी है, तो इसकी जो ये ऊंचाई होगी, यहाँ तक की जो ये ऊंचाई होगी, ये हमने दीवार बनाई, तो ये जो ऊंचाई होगी अगर आप इससे इसे गुणा कर देते हो तो ये एरिया आ जाता है। कि परिमाप को अगर आप ऊंचाई से गुणा कर दोगे या पेरीमीटर इंटू हाइट कर दी जाती है तो वो हमेशा एरिया आता है किसी भी फिगर का। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर हमें पता ही नहीं, हमें तो इसने LBH तीनों अलग अलग दे रखा है, तो डायरेक्ट अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है, ठीक है, रूम जो होता है एक रेक्टेंगल की फॉर्म, रूम जो होता है उसका जो फर्श होता है एक रेक्टेंगल या आयत की तरह का होता है जिसमें एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, 2 इंटू एल प्लस बी, 5 प्लस 4 इंटू एच यानी 3, 5 और 4 9, 9 दूनी 18 प्लस 5 और 4 9, 9 दूनी 18 और 18 तिया हो जाएगा आपका 54, तो ये आ जाएगा इतना मीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। तो किसी भी फिगर, जैसे आपका रूम है, रूम का फर्श इस टाइप का होता है, तो ये पूरा का पूरा निकाल लो ये टोटल कितनी लंबाई है। फिर दीवार की जो ऊंचाई है, किसी भी एक दीवार को पकड़ो, उस दीवार की ऊंचाई देख लो कितनी है, तो जैसे ही इस लंबाई को आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही मिलता है या चारों दीवारों का एरिया ही मिलता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इन्वर्सली विद ईच अदर। इसने कहा है कि इनमें से कौन सी 2 क्वांटिटीज़ हैं जो इन्वर्सली वेरी करती हैं एक दूसरे से, या फिर जो 2 राशियां हैं, देखो चाल और तय की गई दूरी, कौन सी 2 राशियां हैं जो व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया जैसे x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y,
व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप y की वैल्यू को बढ़ाते रहोगे तो x की वैल्यू कम होती जाएगी, या फिर y की वैल्यू को कम करते जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। हमें पता है स्पीड और डिस्टेंस, इसने पहला जो दिया है स्पीड और डिस्टेंस का दिया है, तो हमें पता होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो d आ रहा है ये स्पीड के सामने आ रहा है। स्पीड और टाइम में अगर रिलेशन देखा जाए तो वो व्युत्क्रमानुपाती है या इन्वर्सली है, कि अगर आप टाइम को बढ़ाओगे तो स्पीड कम होती चली जाएगी। एक ऊपर है तो एक नीचे लिखा होना चाहिए। स्पीड और डिस्टेंस जो है वो सामने लिखे हुए हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। स्पीड और टाइम को कहा जाए तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड मतलब 4 लिया गया समय मतलब टाइम, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस और टैक्सी फेयर, अब जिस चाल से आप चल रहे हो जो आपकी दूरी है जो आपने तय की गई है, और टैक्सी का जो आप किराया दोगे उससे क्या रिलेशन है, उसमें कुछ नहीं है। डिस्टेंस और टाइम ये कहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप इस टाइम को इधर लेके चले जाओ t इंटू एस इक्वल टू डी, तो t और d भी सामने सामने आ रहे हैं, तो ये भी कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आप स्पीड और टाइम को देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो t जो आ रहा है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। आपको खुद पता है अगर आप स्पीड बढ़ाओगे अपनी गाड़ी की, जो भी आप चला रहे हो, अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाते चले जाओगे तो टाइम कम लगेगा, और टाइम अगर आप ज़्यादा लोगे तो यानी स्पीड आपने बहुत कम रख रखी होगी, ठीक है। तो यही है कि अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, टाइम ज़्यादा करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन कहलाएगा या फिर व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आप मेरा यूटेट का ऑनलाइन लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और स्क्रीन पर भी आपको एक नंबर मिल जाएगा जहां पर आप कांटेक्ट करके यूटेट के लिए लाइव बैच के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जस्ट एट 299 रुपीज़। सो थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है ना तो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए।